हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी जो 2023 में एग्ज़ाम चल रहा है, जो 11 जनवरी का जो शिफ्ट हुए हैं 4 शिफ्ट, उनके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चंस मिलने में बहुत परेशानी होती है, इस कारण से जो सारे वीडियो होंगे वो मैं रात को ही रिकॉर्ड करके मतलब आपको एक दिन लेट से वीडियो मिलेंगे। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम हुए उसके अगले दिन सुबह में आपको पूरे शिफ्ट के वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मुश्किल होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% रियल होते हैं, इस कारण से उन्हें ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है, इस कारण से वीडियो लेट से आते हैं। और मैं ऐसा ही करूँगा कि सारे शिफ्ट को एक साथ ही देखूँगा। यदि आपको वीडियो को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो जो सरकार है उसकी राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय वो किस में होता है? तो वो राजस्व बजट में होता है। जो सरकारी बजट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। जो राजस्व बजट होता है उसमें राजस्व प्राप्तियां होती है और राजस्व व्यय होता है, मतलब आय कहाँ से आती है और कहाँ वो व्यय किया जाता है, राजस्व व्यय। तो आय जो आती है वो कर राजस्व से आती है और गैर कर राजस्व से आती है, और जो व्यय किया जाता है राजस्व का जो योजनाओं में व्यय किया जाता है, और कुछ है जो गैर योजनाओं में व्यय किया जाता है। जो पूंजीगत बजट है उसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं। पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो योजनाओं में व्यय किया जाता है और कुछ गैर योजनाओं में व्यय किया जाता है। ये जो कुछ डिस्कशन हुए जो आने वाले शिफ्टों में इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब आरंभ हुई थी? तो वो 1951 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 तक के लिए थी। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की बात की गई थी, डेवलपमेंट की। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 56 से 61 तक के लिए थी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बात की थी, तो उद्योग को ध्यान दिया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे खराब योजना थी, इसमें लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया था। जो वो उसका समय था 1961 से लेकर 1966 के बीच। उसके बाद इसमें था कि इसमें सेल्फ रिलायंस बनने की बात कही गई थी और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पे ध्यान दिया गया था। इसके बाद जो योजना अवकाश आता है, योजना अवकाश, ठीक है। इसके बाद योजना अवकाश आता है जिसमें योजनाएं नहीं चलाई जाती है एक एक साल। 66, 67, 68, जो 67, 68, 69 है वो एक एक साल के लिए योजनाएं बनाई जाती है, तो ये योजना अवकाश कहा जाता है, प्लान हॉलीडे। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान आया। तो 4th 5 ईयर प्लान जो था वो 1969 से 1974 तक के लिए था, 1969 से 1974 के लिए। और इसमें सेल्फ रिलायंस बनने की बात की गई थी और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात की गई थी। जो 5th पंचवर्षीय योजना थी, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो 74 से 79 तक के बीच में थी। इसमें बात की गई थी पॉवर्टी के रिमूवल की, गरीबी हटाओ की। जो 74 से 79 तक की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो 78 में ही इसे समाप्त करके एक नई योजना चला दी गई थी। और जो 78 से 80 के बीच था, वहाँ जनता पार्टी की सरकार ने अलग योजना बना दी थी, तो वो रोलिंग प्लान कहा जाता है इसे, ठीक है, रोलिंग प्लान कहा जाता है, इसे याद रखें। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी वो 80 से 85 के लिए थी। इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात की गई। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 के बीच में थी। इसमें मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की गई, मतलब आधुनिकता के साथ रोजगार में अपॉर्चुनिटी के लिए इंक्रीज करें, इसके बारे में 1985 से 1990 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 92 से 97 के बीच थी, और जो 91 92 था वो एक एक साल की योजना बनी थी, एक साल की योजना 91 92 में बनी थी, याद रखें। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात की गई कि मानव भी एक रिसोर्स है, इस पे बात की गई। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो
97 से 2002 के बीच में चली। इसमें रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग की बात की गई थी। रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 2007 के बीच आई थी। इसमें इंक्रीज कहा गया था इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 के बीच था। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट कही गई, मनुष्य के जो मैन है उनके डेवलपमेंट की बात की गई। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की गई, जो 1912 से 1917 के बीच थी। जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं के बाद ख़त्म हो गई और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, ठीक है। योजना आयोग के तहत नीति आयोग आ गया, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, तो वो यूएसएस से लिया गया है। संवैधानिक स्रोत से भी हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जो संविधान के स्रोत हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया, तो इसमें फेडरल स्कीम लिए गए, गवर्नमेंट जो राज्यपाल हैं उसके बारे में ले गई, जुडिशरी है उसके बारे में ले गई, जो आईएएस होते हैं, आईपीएस, ये सब पब्लिक सर्विस कमीशन इसके बारे में ले गई। इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो इससे ही लिया गया था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल है वो 1935 से लिया गया था। लगभग 2/3 भाग जो था, 2/3 भाग 75% भाग जो था वो 1935 ही था। उसके बाद ब्रिटिश से क्या लिया गया, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, कैबिनेट सिस्टम लिया गया, प्रोग्रेटिव रीट्स लिया गया और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिया गया। ये सब ब्रिटेन से लिया गया। यूएस से क्या लिया गया, तो फंडामेंटल राइट लिया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया, जुडिशियल रिव्यू लिया गया, जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट पे वो लिया गया, मतलब महाभियोग लिया गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज ये सब दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट जो था उसको भी यहीं से लिया गया था। जो आयरिश थे, आयरलैंड का जो संविधान था उससे लिया गया। डीपीएसपी को लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, डीपीएसपी को लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सब। और जो राज्यसभा में 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो भी आयरिश मतलब आयरलैंड से लिया गया। जो कनाडा है इससे लिया गया था, संघवाद को लिया गया था, वो कनाडा से लिया गया था, ठीक है, संघवाद कनाडा से लिया गया था। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें लिया गया जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है वो यहीं से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जो जर्मनी है, जर्मनी का संविधान से लिया गया था कि सस्पेंशन हो फंडामेंटल राइट, मतलब जब इमरजेंसी लगती है उसमें 20 और 21 जो है वो सस्पेंशन नहीं होता है, ठीक है, 20 और 21 नहीं होता है, ये जर्मनी से लिया गया है। जो यूएसएसआर है उससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फ्रांस का संविधान था उससे रिपब्लिक का आइडिया लिया गया, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी, ठीक, ये लिया गया। साउथ अफ्रीका से है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है वहाँ से लिया गया साउथ अफ्रीका से। और जो राज्यसभा के इलेक्शन के जो तरीका है वो साउथ अफ्रीका से ही लिया गया था। जो जापानीज संविधान है उससे लिया गया था प्रोसीड्यूर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ये सारे जापान के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन विकास के लिए केंद्र ने कौन सी योजना स्टार्ट की थी, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन योजना जो है यह स्टार्ट किया गया था। जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, इसने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद जो विकास योजना मिशन है ये लागू किया, जो कि 2020 से 2023 तक चलेगा। इसे मीठी क्रांति के तहत लाया गया, स्वीट क्रांति के तहत लाया गया, स्वीट रेवोल्यूशन। इसमें लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन की और उसके उन्नति पे विचार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो लास्ट अनुच्छेद कौन सा है, तो संविधान में मूल जो थे उसमें 395 अनुच्छेद थे और जो अभी वर्तमान में जो संविधान है उसमें 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 150 संविधान संशोधन है। पिछली वीडियो में मैंने जो 100 से लेके 105 तक जो संविधान संशोधन है उनके बारे में डिटेल से चर्चा की है, जिसमें 103 में ईडब्ल्यूएस है, ये याद रखें, तो वो वीडियो जरूर देखें। और 105 में जो ओबीसी से रिलेटेड जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके बारे में दी गई है, तो पीछे का वीडियो जरूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है। जो प्रारंभ में था 22 भाग था
8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। 2 साल 11 माह 18 दिन बनाने में लगा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे। ये कुछ बातें संविधान के बारे में है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेक्स रेशियो सर्वाधिक यूटी में किसका है, तो वो पुदुचेरी का है। 1037 मतलब 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं। और सबसे कम दमनदीप दादर एवं नगर हवेली 618 है। राज्य में यदि बात करें कि राज्यों में सेक्स रेशियो सबसे जो अच्छा है वो किसका है, तो वो केरल का है 1084 और ओवरऑल भी केरल का है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हरियाणा का है 879 1079, ठीक है। और भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है और जो भारत में बच्चों का सेक्स रेशियो 919 है, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है 972, ठीक है। 972 अरुणाचल प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा है, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना होता है, जिसे केतारी भी कहते हैं, ठीक है। केतारी या ईख भी कहते हैं। ईख ये गन्ना होता है। जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश करती है। यदि पर हेक्टेयर गन्ना के उत्पादन की बात करें तो वो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा करता है। जो सर्वाधिक चीनी मिलें हैं वो कहाँ है, तो चीनी मिलें सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, लेकिन चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी नहीं, विटामिन ए पूछा गया, ठीक है। विटामिन ए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो सारे जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए जो है सबसे पहले याद रखें जो KEDA, ठीक है। कीड़ा याद रखें, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ये जो सारे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, फैट सॉल्युबल है और बाकी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। तो जो विटामिन ए है जो कि फैट सॉल्युबल है उसका नाम रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल। जो विटामिन B1 है उसका नाम थाइमीन है। विटामिन B2 है इसका नाम रेविफ्लोन है, ठीक है। और विटामिन B3 है इसको नाम नियासिन नाम है। विटामिन B5 का नाम पैंथोथेनिक एसिड नाम है, ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 है पैराडॉक्सिन इसका नाम है। और विटामिन B7 का बायोटीन नाम है। विटामिन जो B7 है इसका बायोटीन नाम है। और विटामिन B9 जो है इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। और विटामिन B12 है इसे कोआलामीन कहते हैं, साइनोकोआलामीन। जो विटामिन C है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन E को टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन K को फाइटोनेड्रिया बोलते हैं, फाइटोनेडियोने, ठीक है, फाइटोनेडियोने। ये कुछ विटामिन के नाम हुए जिन्हें याद करना बहुत आवश्यक है। कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए जो है उससे नाइट ब्लाइंडनेस आती है, जेरोथेल्मिया आती है, ठीक है। जो उसके बाद क्रेस्टिनेशन ऑफ स्किन आता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। जो विटामिन बी है इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से जो क्लोरिस होता है, ठीक है, क्लोरिस होता है, ठीक है, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा होता है, पिलाग्रा, ठीक है। विटामिन B5 की कमी से इनएडिक्वेट ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ में कमी आ जाती है। जो विटामिन B6 है इसको कॉन्व्यूलसियंस, ठीक है, कॉन्व्यूलसियंस होता है विटामिन B6 से, कॉन्व्यूलियंस, ठीक है। जो विटामिन B7 है इसे डिप्रेशन होता है, हेयर लॉस होता है, ये सारे विटामिन B7 से होता है। और जो फॉलिक एसिड विटामिन B9 है इससे होता है मेगालोब्लास्टिया, ठीक है। ये मेगालोब्लास्टिया एनीमिया 2 टाइप के होते हैं। इसमें मेगालोब्लास्टिया एनीमिया जो होते हैं वो विटामिन B9 से होते हैं। अभी मैंने पीछे ही स्लाइड में बताया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कीड़ा है, KEDA कीड़ा। और जो वाटर सोल्यूबल है ये वो, उसके बाद जो बचे वो सारे वाटर सोल्यूबल हैं। कुछ और स्लाइड हैं जिनमें बताया गया है कि किनसे कौन से बीमारी होते हैं। जैसे विटामिन D की कमी से रिकेट्स होते हैं, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होते हैं, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होते हैं, ठीक है। विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस पिछले साइड में देख लिया है। और विटामिन K जो है जो इससे होता है ब्लीडिंग होता है जो ज़्यादा हो जाता है, जिससे आदमी मर जाता है। और कुछ मिनरल्स हैं जिसकी कमी से भी रोग होता है,
ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से ब्रिटल बोन हो जाता है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। फॉस्फोरस की कमी से बैड टीथ होता है और बोन्स मतलब हड्डी और दांत खराब हो जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है। और कॉपर की कमी से लो एपर्चर एंड रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेघालय के राज्यपाल जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे बीडी मिश्रा, उनको मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो यही सवाल पूछा है। इससे पहले शिफ्ट में पूछा था कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो वो विनय कुमार सक्सेना है। तो सारे जो राज्य हैं या ऊटी हैं उनके राज्यपाल याद रखना बहुत जरूरी है। तो अंडमान एंड निकोबार है, इसके राज्यपाल कौन हैं, तो इसके राज्यपाल है एडमिरल डी के जोशी, ठीक है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है डी.के. जोशी। जो चंडीगढ़ हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं, वो चंडीगढ़ के हैं। दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीप हैं, इसके कौन है, तो इसके हैं प्रफुल्ल पटेल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जो दिल्ली है इसके विनय कुमार सक्सेना है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो जम्मू कश्मीर है इसके है मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो लक्षद्वीप है इसे है जो प्रफुल्ल पटेल है एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है वहाँ। जो पुदुचेरी है वो वहाँ है तमिलिसाई सुंदर राजे, वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जो लद्दाख है, लद्दाख के हैं श्री राधे कृष्ण माथुर, उसे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। जो गोवा है वह श्रीधरन पिल्लई हैं। और गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंदवारू दत्तात्रेय हैं। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हो गए। और जो केरल है वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो गए, ठीक है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी हो गए। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। मेघालय के राज्यपाल बीडी मिश्रा, जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और मिजोरम के राज्यपाल कंबन भाई हरि बाबू हैं, ठीक है, कंबनपति हरि बाबू। और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी नागालैंड और असम, ठीक है, नागालैंड और असम दोनों के राज्यपाल हैं। जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं वो गणेश लाल है, ठीक है, गणेश लाल। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्रा हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजे हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो गए, आनंदीबेन पटेल। जो उत्तराखंड है वहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, ठीक है, सीवी आनंद बोस। तो ये राज्यों के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्रीमनता शंकर देव जो हैं वो किस नृत्य के प्रवर्तक थे, किस नृत्य के जनक थे, तो वो सतरिया नृत्य के जनक थे। 15वीं शताब्दी में सतरिया नृत्य को इन्होंने ही स्टार्ट किया था। जो भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कथक हो गया, जो कथकली हो गया वो केरल का हो गया, जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसी है उड़ीसा का, और असम का सतरिया है, ठीक है। तो ये 8 क्लासिकल डांस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो मेगास्थनीज है जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत पे आए थे, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत थे। तो यही पूछा था कि वो किसके राजदूत है, तो वो सेलुकस निकेटस। लगभग हर शिफ्ट में जो हैं वो राजदूत से सवाल पूछ रहे हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में, जिसमें सेलुकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मेगास्थनीज जो था वो 6 वर्षों तक भारत रहा था, ठीक है। जो मेगास्थनीज था उसका जो उत्तराधिकारी है वो डाइमेकस था, ठीक है, डाइमेकस जो था एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। जो डाइमेकस था वो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, बिंदुसार के। और डायनोसिस जो टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस द्वितीय थे, इसके राजदूत थे, वो भी बिंदुसार के दरबार में ही आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम। जो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है वो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जो कि 1889 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 1992 में किसे जो है वो पद्म भूषण मिला था और 2003 में पद्म विभूषण मिला था और वो सबसे कम उम्र की महिला थी, तो वो सबसे कम उम्र की थी, तो वो थी सोनल मानसिंह। ठीक है, उड़ीसी नृत्य या फिर भरतनाट्यम, ये दोनों के लिए प्रसिद्ध थी। जो भारत रत्न है सबसे यंगर किसे मिला है, तो वो 2014 में सचिन को मिला है, सबसे जवान थे, वो पहले खिलाड़ी भी थे जिन्हें भारत रत्न खेल में दिया गया था। और सबसे जो यंग थे वो नोबेल किसे मिला था, तो मलाला यूसुफजाई को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप अभी अभी खत्म हुआ 2022 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो कतर की राजधानी दोहा में की गई थी। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें 32 टीम ने भाग लिया था और 5 स्टेडियम में ये खेल किया गया था, जिसमें जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा खेल हुए थे वो लुसैल स्टेडियम में हुए थे। कहाँ हुए थे? लुसैल स्टेडियम, जो कि कतर की राजधानी दोहा में है। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में जो लुसैल स्टेडियम है वहीं हुए थे। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक के हुए थे, जिसमें जो विनर था वो कौन था? अर्जेंटीना ने हराया किसको? फ्रांस को। जो फॉल था, फॉल गोल में हराया था, ऐसे नहीं यार, ऐसा टाई हो गया था, तो फॉल गोल में हराया था। जो सर्वाधिक गोल है वो किसने मारा था? तो सर्वाधिक गोल मारा था काइलियन मबाप्पे, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 8 गोल मारा था, कैलियन मबाप्पे। ठीक है, जो बेस्ट प्लेयर हैं वो कौन है? तो बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। जो स्लोगन था वो क्या था फीफा वर्ल्ड कप का? तो फीफा का स्लोगन था नाउ इज अलाइव। जो फीफा है जो 2026 का फीफा है वो कहाँ होने वाली है? तो 2026 का जो फीफा है वो होगा कहाँ? 2026 का फीफा होगा उत्तरी अमेरिका में, जैसे कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, अलास्का को छोड़कर। ठीक है, अलास्का को छोड़कर होगा, अलास्का में नहीं होगा। ठीक है, जो 2018 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो रशिया में हुआ था और उसे फ्रांस ने जीता था। ठीक है, अभी तक सबसे सर्वाधिक जो बार जीता है किसने? तो ब्राज़ील ने 5 बार सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। जो भारत का प्रतिनिधित्व था वो फीफा वर्ल्ड कप ने किसने किया था जाकर? तो वो जगदीप धनखड़ थे, भारत के जो उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था लाइव। ठीक है, लाइव, इसका शुभंकर क्या था? लाइव। जिसमें जो वॉल था, जो फुटबॉल था, ठीक है, जो फुटबॉल था उसे किस कंपनी ने बनाया था? तो उसे एडिडास कंपनी ने बनाया था। और उस फुटबॉल का नाम क्या था? तो उस फुटबॉल का नाम था अल रिहला। ठीक है, अल रिहला, जो कि लीग मैच तक ही खेला गया था इससे, अल रिहला से। और जो अल हिल्म था, अल हिल्म नाम का फुटबॉल, उससे फाइनल मैच और सेमीफाइनल ये दोनों खेला गया था। तो फीफा के बारे में इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो यही डेट पूछा था कि गांधी इरविन जो इरविन पैक्ट था वो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। अब सवाल है कि जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो गांधी इरविन समझौता है वो किनके प्रयासों से हुआ था? तो वो तेज बहादुर सप्रू हो गए, जयकर हो गए, श्रीनिवास शास्त्री हो गए। इन्होंने गांधी जी को कहने के बाद ही इरविन से समझौता के लिए तैयार हुए थे। तेज बहादुर सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री के प्रयास से ही हुआ था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद ही ये हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, वो गांधी इरविन समझौता के बाद ही पार्टिसिपेट करने को राजी हुआ था। जो 1931 में ही जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी के बाद 11 सूत्रीय मांग जो वो गांधी ने रखा था। गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखा था। एक और 14 सूत्रीय मांग बड़ा फेमस है। 14 सूत्रीय मांग याद रखें किसने रखा था? तो 14 सूत्रीय मांग 1929 में, 14 सूत्रीय मांग 1929 में जिन्ना ने रखा था। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर कौन है? तो वो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। जितने भी पोर्टफोलियो हैं, जो मिनिस्टर हैं उनके नाम पूछे जा रहे हैं तो उन्हें याद रखना जरूरी है।
जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो गए, होम मिनिस्ट्री जो हो गए वो अमित शाह के पास है। तो ये पूरी स्लाइड में मैंने पिक्चर लगा दिया है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो गुजराती न्यू ईयर है इसे क्या कहा जाता है? जो गुजराती न्यू ईयर है इसे क्या कहा जाता है, यही सवाल है। तो कुछ न्यू ईयर हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बोहाग बिहू है या रंगोली बिहू, दोनों एक ही हैं। ये असम का न्यू ईयर है। जो लुसोंग है या नोमसोंग है ये सिक्किम का न्यू ईयर है। गुड़ी पड़वा है जो मराठी न्यू ईयर है। पुथांडू है वो तमिलनाडु का न्यू ईयर है, तमिल क्षेत्र का न्यू ईयर। जो उगादी है वो कहाँ का न्यू ईयर है? तो वो कर्नाटक का, तेलंगाना का, आंध्रा, ये तीनों जगह का न्यू ईयर कौन सा है? उगादी। जो विशु है, विशु केरल का न्यू ईयर है। नवरेह कहाँ का न्यू ईयर है? तो नवरेह कश्मीर का न्यू ईयर है। लोसार कहाँ का न्यू ईयर है? तो वो तिब्बती जनजाति का लोसार न्यू ईयर है। जो हजरी है, हजरी, ठीक है, हजरी कहाँ का है? तो हजरी अरेबिक न्यू ईयर है। जो हिजरा है या हजरी वो अरेबिक न्यू ईयर है। और गलांड नामचोट कहाँ का है? तो वो लद्दाख का न्यू ईयर है। जो बसिया, ठीक है, बसिया कहाँ का है? तो वो हिमाचल प्रदेश का है बसिया। जो बाशोआ है वो कहाँ का है? बाशोआ हिमाचल प्रदेश का है। जो बिखोती न्यू ईयर कहाँ का है? तो बिखोती उत्तराखंड का है, बिखोती उत्तराखंड का। जो वैशाखी न्यू ईयर है वो कहाँ का है? तो वैशाखी पंजाब का है, हरियाणा का है। और जम्मू कश्मीर के कुछ, जैसे जम्मू का कुछ क्षेत्र है वहाँ भी मनाया जाता है। जो चैत्र न्यू ईयर है वो कहाँ का है? तो लगभग उत्तर भारत के जितने राज्य हैं वहाँ चैत्र नवरात्रि जो होता है वो न्यू ईयर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे न्यू ईयर होते हैं। जो नूतन वर्ष है वो गुजरात का न्यू ईयर है, जो सवाल में पूछा गया है, नूतन वर्ष, ठीक है, नूतन वर्ष। जो अशाब्दी बीज है वो कच्छ के क्षेत्र का न्यू ईयर है। विश्व संक्रांति है ये उड़ीसा का न्यू ईयर, विश्व संक्रांति। जूर शीतला ये मिथिला का न्यू ईयर है जो कि बिहार का है। पोहेला बैशाख जो है वो वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है। चार सुकरा, ठीक है, चार सुकरा कहाँ का है? तो वो मेघालय का न्यू ईयर है, चार सुकरा। जो विशु जो है वोइशु ट्रिंग कहाँ का है? तो वो त्रिपुरा का है, वोइशु ट्रिंग। जो नागालैंड का है वहाँ न्यू ईयर बोलते हैं, नागालैंड में न्यू ईयर कहते हैं। जो जितनी चीज़ें दी गई हैं उन्हीं को ये मैप के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ये सारे जो हैं चैत्र नवरात्रि ये सारे हैं। इसमें एक बात याद रखना है, जो पतेती है, ठीक है, पतेती, जो पतेती न्यू ईयर है वो किसका न्यू ईयर होता है? तो ये पारसियों का न्यू ईयर होता है, पारसियों का, ठीक है, पतेती न्यू ईयर पारसियों का होता है। जो नौरोज है, नौरोज किस लोगों का न्यू ईयर होता है? तो ये पारसियों का ही होता है। और यदि ऑप्शन में जोरास्ट्रियंस दे दे, ठीक है, जोरास्ट्रियंस यदि दे दे, यदि जोरास्ट्रियंस दे दे तो जोरास्ट्रियन होगा, राइटिंग थोड़ा खराब है। और जो चेटी चांद है, ठीक है, एक चेटी चांद है, चेटी चांद हमेशा आता रहता है, चेटी चांद। जो चेटी चांद है वो कहाँ का है? तो चेटी चांद जो है वो सिंधी लोग का है, ठीक है, सिंधी लोग का न्यू ईयर है चेटी चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH2 ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है। जो जेट स्ट्रीम है, इससे एक सवाल आया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। तो जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम की घटना है वो वायुमंडल के जो विशेषकर समताप मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसमें बहने वाली एक हवा होती है जिसकी स्पीड लगभग 6 से 14 किलोमीटर के बीच होती है, ठीक है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, यही जेट स्ट्रीम कहलाता है। ऐसे ही कुछ सवाल इसी में से होगा। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो चलती है हवाएं 6 किलोमीटर से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है
इसमें पूछा गया है कि जो MS चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है। MS चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी कर दिया गया है, वो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। स्वामी मान सिंह, जो सवाई राजा मान सिंह है, वो स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट स्टेडियम है, यह जयपुर में है, राजस्थान में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कैप्टन रूप सिंह। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो वो गुवाहाटी में है, असम, ठीक है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है, पटना में। और पाटलिपुत्रा स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी पटना में ही है, पटना, ठीक है, पाटलिपुत्रा स्टेडियम भी पटना में ही है। नेक्स्ट है अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, तो वो फिरोज शाह कोटला है, उसी का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कहा गया है, जो न्यू दिल्ली में। जो बरकतुल्ला खां स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वो जोधपुर में है, राजस्थान की एक शहर है जोधपुर। जो वानखेड़े स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। ग्रीन पार्क है वो कहाँ है, तो कानपुर में। ये पूछा जाता है, ग्रीन पार्क याद रखें, कानपुर। जो DY पाटिल है वो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई, DY पाटिल। जो पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ है, वो पटना में ही है। जो शहीद वीर नायक सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो गया, जिसे नया रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, शहीद वीर नायक सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। जो MS चिन्नास्वामी है वो चेन्नई में है, यही पूछा गया था। ईडन गार्डन कहाँ है, वो कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, तो साल्ट लेक कोलकाता में ही है, जिसे विवेकानंद युवा भक्ति कहते हैं, ठीक है, विवेकानंद युवा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्य सेन जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के कुछ और खिलाड़ी के नाम जान लें, जैसे साइना नेहवाल, PV सिंधु, पुलालू गोपीचंद, ठीक है, प्रकाश पादुकोण, वो श्रीकांत जो कादम्बी हैं, ज्वाला गुप्ता है, वो परोली कश्यप हो गई, अश्विनी पोनाप हो गई, अश्विनी पोनाप, बी साई प्रनीत हो गए वो, और चेतन आनंद हो गए। ये कुछ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि 243 का C जो है वो किससे संबंधित है, तो वो पंचायत की संरचना से संबंधित है, पंचायत की संरचना। आने वाली शिफ्टों के लिए ये जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 243 में है जो डिफिनेशन दिया गया है पंचायती राज का, 243 में 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। 243 जो है 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। जो 243B है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का जो संविधान है इसके बारे में बात की गई है। 243 जो C है इसमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है, जो कि पंचायत का संगठन कैसे होगा इसके बारे में बात की गई है। जो 243 है वे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। 243G में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और लगभग 11 राज्य हैं वहाँ 50% आरक्षण भी दिया जाता है महिलाओं के लिए, ठीक है। जो कि जो आरक्षण होता है वो साइकिल पे होता है, साइकिल बेस्ड होता है, ठीक है। ये 2 साल मिलता है, 1 साल मिलता है, ऐसे करके। जो E है उसमें ड्यूरेशन ऑफ पंचायत कहा गया है, ठीक है, उसका जो कार्यकाल है पंचायत का वो कितने दिन का होगा वो E में है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात की गई है वो 243F में बात की गई है। 243G में उसके जो पावर हैं, उसके अथॉरिटी हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत के, इसके बारे में बात की गई है 243G में। ये भी सवाल पूछा जाता है 243G। जो 243H है इसमें पावर एंड इम्पोज टैक्सेस के बारे में की गई है, फंड के बारे में बात की गई है पंचायत की। जो I है इसमें जो फिनांस कमीशन होता है पंचायत का, इसके बारे में बात की गई है। और जो 243K है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है। और जो 243 है मतलब I जो है, और जो K है वो J, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 243J है वो ऑडिट अकाउंट जो है पंचायत का होता है, वो 243J में होता है। जो एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी होते हैं वो 243L में होते हैं। 243M में क्या है, तो पार्ट नॉट अप्लाई टू द सर्टेन एरिया, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू की जाती है, जैसे ट्राइबल एरिया हो गए, उसमें वो 243M में बात की गई है।
जो 243 है उसमें बात की गई है कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ पंचायत, जो पंचायत का जितने भी लॉ हैं उसको कंटिन्यूअस एंड एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट थे जो अगले शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है उनको डिस्कस कर लिया, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो 2.4% भारत पूरे विश्व के भारत जो है वो 2.4% क्षेत्र घेरता है और वो एरिया में 7वें स्थान पे आता है। पहला रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आता है और इंडिया के बाद अर्जेंटीना है। लेकिन जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या 17.7% है और जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे चाइना के बाद दूसरा स्थान पे आता है, तीसरा जो है यूएसए है, चौथा इंडोनेशिया है, पांचवा पाकिस्तान और जो छठा है वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया था, तो जल जीवन मिशन है 15 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें बात की गई है कि 2024 तक हर घर को नल से जल दिया जाएगा। इसमें जो पहला राज्य है वो हर घर जल बना तो वो गोवा बना, गोवा। और अभी अभी स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर इसमें पानी मिलता है, याद रखें। नेक्स्ट पूछा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है जो कि 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार हैं। इनके बारे में जो कुछ है जैसे 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गई, धर्म एवं मूल जाति के भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अपराधी जो उपाधियों का अंत है, मानव दुर्व्यवहार है। इनको स्लाइड के जो आप जरूर पढ़ लें, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर शिफ्ट में इससे पूछे ही जा रहे हैं सवाल, तो इसे जरूर पढ़ लें 12 से लेके 35 पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो हड़प नीति थी जो लॉर्ड डलहौजी के काल में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, इसके अनुसार झांसी को कब कब्जा किया गया था, तो झांसी को 1853 में किया गया था। जिसमें सबसे पहले जो था वो सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है इसको 1849 ईस्वी में, जो बघाट था, बघाट बघाट, ये बघाट जो है वो 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1800 जो झांसी है उसे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1853 होना चाहिए, ठीक है। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और जो अकार्ट है, ठीक है, अकार्ट जो अकार्ट है उसे 1855 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में किया गया। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि इसमें जब राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसे दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं होती है और वहाँ अंग्रेज उस राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि था वो कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, बाणभट्ट। जो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग आया था, ठीक है, हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के ही काल में आया था। मार्को पोलो जो था वो कहाँ का यात्री था, तो वो वेनिस का यात्री था। मार्को पोलो वेनिस का यात्री था। ये सब आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं क्योंकि राजदूत या और जो यात्री हैं उनसे सवाल हमेशा एसएससी पूछता रहता है। तो मार्को पोलो वेनिस का यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। जो इब्न बतूता हैं, ये ब है, इब्न बतूता जो हैं वो मोरक्को के थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। जो अलबरूनी था वो ख्वारिज्म का था और महमूद गजनवी के काल में भारत आया था, महमूद गजनवी के काल में। जो मेगास्थनीज था वो यूनानी था जो कि सेलुकस निकेटस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आया था और इसने इंडिका बुक लिखी थी, इंडिका, ठीक है, इंडिका, याद रखें। और ये 6 साल तक भारत में रहा था, ये भी पूछा जाता है, 6 साल। फाहियान जो है वो चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इति संघ जो था वो चीनी यात्री ही था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्ष तक रहा, ठीक है। अब्दुल रजाक जो थे, अब्दुल रजाक वो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। अब्दुल रजाक जो डोमिगो पायस था वो पुर्तगाली यात्री था, वो कृष्णदेव राय के काल में आया था, कृष्णदेव राय। निकोलो डी कांटी जो है वो इटली का यात्री था और वो देवराय प्रथम के काल में आया था, निकोलो डी कांटी। जो हॉकिंस और टॉमस रो है वो जहांगीर के काल में आया था, हॉकिंस और टॉमस रो। तो अब्दुल रजाक किस में आया था, देवराय द्वितीय, और निकोलो डी कांटी आया था देवराय प्रथम। इसको याद रख सकते हैं कि
कि जो ज़्यादा बड़ा है 3 पार्ट में दिया गया है उसको प्रथम में रखना है, और जो छोटा है अब्दुल रज़ाक वो द्वितीय में रखना है, देवराय द्वितीय। और डोमिंगो पायस तो याद ही है, कृष्ण देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर किस प्रकार का खाद है? तो गोबर जैविक खाद है, जानते हैं। जो घास, पत्ते, गोबर, अन्य जो कूड़ा कचरा होते हैं, जो जैविक पेड़ पौधे शरीर के रूप में थे, यही नष्ट होकर सड़ गल के जैविक खाद बनाते हैं। तो जितने भी चीज़ होते हैं वो सड़ गल के ही, जैसे केचुआ हो, अन्य कोई भी हो, वो जैविक खाद बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन कौन से उद्योग विकसित हुए थे? तो सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो स्वतंत्रता से पहले थी। जूट कपड़ा का उद्योग भी स्वतंत्रता से पहले थी। लौह उद्योग, जितने भी चीनी उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, इस्पात उद्योग था, ये सब स्वतंत्रता से पहले भी भारत में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो चरणदास माथुर थे। ठीक है, चरणदास माथुर। एनआईए के अध्यक्ष पूछे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अध्यक्ष जून 2022 में किसे बनाया गया था? तो वो दिनकर गुप्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलधारा जो नहर है वो जोड़ती है? तो वो पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर। कुछ इंपॉर्टेंट जो संधियां हैं, जल संधि जोड़ती है, उनके बारे में जानना जरूरी है। जो मलक्का है वो किन को जोड़ती है? तो मलक्का जोड़ती है अंडमान सागर और चीन सागर को। अंडमान सागर और चीन सागर को मलक्का जोड़ती है। जो और ये स्थित कहाँ है? तो मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि, वो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। जो सुंडा जल संधि है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। जो युकाट जल संधि है, युकाट जल संधि वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। जो मेसीन है, मेसीन की संधि, ये भूमध्य सागर में है और ये इटली और सिसिली के मध्य स्थित है। जो ओरबोटो जल संधि है, ओरबोटो जल संधि वो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है, जो कि इटली और अल्बानिया के बीच है। यह नेक्स्ट है कि बाब अल मडेब, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है, जो कि यमन और जिबूती के पास है। नेक्स्ट कुक जल संधि है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जो कि न्यूजीलैंड के जो 2 द्वीप होते हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, उनको अलग करते हैं कुक जल संधि। जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, ये हिंद महासागर में है। ये मोजाम्बिक और मालागासी को अलग करते हैं, मोजाम्बिक और मालागासी। जो नॉर्थ चैनल है वो आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को अलग करते हैं। ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है नॉर्थ चैनल। जो टॉरिस जल संधि है, टॉरिस जल संधि, ये अराफूसा सागर और पापुआ के खाड़ी को अलग करता है। पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है, पापुआ न्यू गिनी और अटलांटिक। ठीक है। एक नया संधि है कि बास जल संधि कहाँ है? तो बास जल संधि जो है वो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर में है। तस्मान सागर जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का नीचे का भाग होता है, दक्षिणी भाग, वो तस्मान सागर कहलाता है। जो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। बेरिंग सागर है वो किसको किसको अलग करता है? तो बेरिंग सागर और चुप्की सागर को, जो कि अलास्का को रूस से अलग करता है, अलास्का को रूस से अलग करता है। ठीक है। जो बोनोफोशिया है वो कहाँ है? तो बोनोफोशिया भूमध्य सागर में ये जल संधि है, जो कार्सिया को सार्डिनिया से अलग करती है। जो बोस्फोरस की संधि है, बोस्फोरस की संधि वो किसे अलग करती है? तो काला सागर और मरमरा सागर की, जो कि तुर्की के पास है, काला सागर और मरमरा सागर। नेक्स्ट पूछा है कि नेक्स्ट जो है वो डार्डनीज जो है, डार्डनीज जल संधि वो मरमरा सागर और एजियान सागर, जो कि तुर्की के बीच है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यूक्रेन के पास है, तो इससे रिलेटेड यूक्रेन से सवाल आ सकते हैं। तो डार्डनीज जल संधि याद रखें, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में है। जो डेविस जल संधि है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर के बीच है। जो बेफिन की खाड़ी है वो कहाँ है? तो वो कनाडा के पास है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा में ये है फैला हुआ। जो डेनमार्क की जल संधि है वो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को अलग करती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच। जो डोवर जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जो फ्लोरिडा जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में है।
और जो हार्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ओमान और ईरान के बीच में, ठीक है। हडसन जल संधि जो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर है कनाडा में, वहाँ पे है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, वो स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। जो मैगलन जल संधि है ये हमेशा एग्जाम में आता है, मैगलन, ठीक है। मैगलन वो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में है, जो कि चिली में है। जो मकासासारा जल संधि, मकासासारा जल संधि जो है वो जावा सागर और सेली बीज सागर को जो अलग करता है, जो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है फॉर्मोस जल संधि, फोवेकस जल संधि, ततार जल संधि और सुंगरू जल संधि। ये याद रखें, सुंगरू जल संधि जापान और प्रशांत महासागर को, ततार जल संधि जापान सागर और अकोष्टक सागर जो रसिया है, रसिया का एक ऐसे पार्ट निकला हुआ है, वही अकोष्टक सागर है। जो फोवेकस है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जो कि न्यूजीलैंड के पास है। और फॉर्मोसा जो है वो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को अलग करता है, चीन और ताइवान में। फॉर्मोसा याद रखें, क्योंकि अभी चीन ने ताइवान पे हमला भी किया था, उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुलिमिया रोग है, बुलिमिया रोग वो किससे संबंधित है? वो ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें खान पीने का एक गंभीर विकार है, जिसके कारण अत्यधिक भोजन करना पड़ता है, जिससे दिक्कत बाद में होती है। ये बुलिमिया रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। जो सेब है उसमें मौलिक अम्ल होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जो अम्ल हैं उनके बारे में जानना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले शिफ्टों में ये आ सकते हैं। जो संतरा या नींबू है उसमें साइट्रिक अम्ल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। जो टमाटर है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल। इमली और अंगूर में क्या होता है? तो टार्टलिक अम्ल होता है। दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। क्या? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में सोडा वाटर में कार्बेनिक अम्ल होता है। आंवला में साइट्रिक अम्ल होता है या अस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। काला सहतूत होता है, काला सहतूत जो जामुन है उसमें आइसोसाइनिक अम्ल होता है। आइसोसाइनिक अम्ल वो काला सहतूत में। नेक्स्ट है कि केला में कौन सा अम्ल होता है? तो वो मौलिक अम्ल होता है। ब्रोकली में होता है मौलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। गाजर में होता है मौलिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। गेहूं में होता है ग्लूटेनिक अम्ल, ग्लूटेनिक अम्ल। और जो फॉर्मिक एसिड होता है वो मेथनोइक एसिड होता है। जो लॉरिक एसिड होता है वो कोकोनट ऑयल में होता है। लॉरिक एसिड कोकोनट ऑयल में। यूरिक एसिड जो होता है वो सरसों का तेल में होता है या रैपसीड तेल में भी होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पालक में होता है और रूबार्ड्स में होता है, ठीक है। जो एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रस होते हैं ये जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें होते हैं, जिसमें फलों को कसैलापन इससे आता है, एस्कॉर्बिक और सिट्रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की? तो एमडी यूनुस ने की, मोहम्मद यूनुस ने, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी 2006 में मिला है, ठीक है, जो नागरिक समाज शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? तो पीयूष मित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर जो मौर्य साम्राज्य का शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर पीयूषमित्र शुंग ने 185 बीसी में इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में उस समय था। जो कण्व वंश है उसकी स्थापना 1870 से 30 बीसी के बीच हुई थी, जिसमें वासुदेव ने की थी इसकी स्थापना देवभूति को हत्या कर। जो सातवाहन है इसकी स्थापना 30 से 250 में, और सिमुक ने की थी इसकी स्थापना, सिमुक, ठीक है। कुछ राज्यों की स्थापना देखना जरूरी है, जैसे पीयूष भूति जो है वो, जो जिसे वर्धन वंश कहते हैं, वो जो है पीयूष भूति ने की थी। पाल वंश की गोपाल ने की थी। सेन वंश की सामंत सेन ने। जो कारकोट वंश है इसकी स्थापना की थी दुर्लभ वर्मन ने। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। कन्नौज के जो गढ़वाल हैं इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। और सकम्बरी के जो चौहान है इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी, ठीक है। जजाक्त भूति के जो चंदेल हैं इनकी स्थापना की थी नन्नुक ने। और मालवा के जो प्रमाण है इसकी स्थापना उपेंद्र ने की थी। जो अनिहलवाड़ा के चालुक्य हैं इसको स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। और बल्लभी के जो मैत्रक हैं वो
वटाकर ने की थी और कलचुरी के जो चेदी हैं वो कोल्लम प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है कि जो विटामिन सी है ये क्या है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इसे नए कार्यकारी निदेशक बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिना प्रकृति के दोहन के जो ऊर्जा के प्रकार हैं वो क्या है, जिसमें प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, तो वो है सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सागर ऊर्जा है, पनबिजली ऊर्जा है, बायोमास है। ये सब प्रकृति के बिना दोहन के यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल कब आरंभ हुआ, तो 1930 ईस्वी में कनाडा में पहला खेला गया था और दूसरा फिलीपींस में हुआ था। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आयोजन जो राष्ट्रमंडल खेलों का कहाँ हुआ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और छठी बार भी 2026 में विक्टोरिया में होगा। जो 2026 में वो विक्टोरिया में होगा, वो 23वां होगा। और जो 22वां होगा, 22वां कहाँ हुआ, तो 22वां इंग्लैंड में बर्मिंघम में, इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुआ। 23वां इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुआ और जो 22वां और 23वां विक्टोरिया में होगा। और 21वां कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एमपी में ग्रीडा डांस है वो कब किया जाता है, तो वो रबी फसल की जो कटाई होती है उसमें विंटर के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ है, तो केरल में बड़क्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है, केरल में त्रिशूर पूरम। जो जितने भी त्यौहार हैं यो इससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। संभावना बनती है 80% कि इसी से आएंगे। तो ये जो जितने भी स्लाइड है ये आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे गणगौर हर बार रिपीट होता है राजस्थान में, जो पिंजौर हेरिटेज है वो हरियाणा में है, बैसाखी जो पंजाब में किया जाता है, जो लोसोंग महोत्सव है वो सिक्किम में किया जाता है, बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना में होता है, बुलालू तेलंगाना में होता है, नागोबा यात्रा तेलंगाना में होता है, मेदाराम यात्रा तेलंगाना में होती है, जो त्रिपुरा में खर्ची पूजा होता है, केर पूजा होता है, गरिया उत्सव होता है, कोक बरोक होता है। ये तो पूछा गया है, कोक बरोक आप याद ही रखें, कोक बरोक। ठीक है, ये त्रिपुरा में होता है। और लगभग जितने भी हैं वो पूछे गए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे थाईपुसम हो गया कि तमिलनाडु में, महा महोत्सव हो गया, सुचिंद्रा कुंठम मल्ली जो मंदिर का रथ उत्सव हो गया, वो जो छप्पर पारा रथ उत्सव हो गया, पुथांडू हो गया, पोंगल हो गया, ये सब तमिलनाडु के हैं। यूपी में जन्माष्टमी, लठ मार होली, फूलों वाली होली, गंगा महोत्सव और ताज महोत्सव, ये सारे यूपी में मनाए जाते हैं। ये स्लाइड्स हैं जिन्हें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में इससे डांस एग्ज़ाम ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ज़रूर देखें इन्हें। ये वही स्लाइड है, जैसे हॉर्नबिल हो गया, ये कहाँ होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो नागालैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो शतरंज के पंक्तियों में जो शतरंज के पंक्ति होते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो शतरंज जो है वो 64 खानों का एक वर्ग होता है, जिसमें 8 ऊपर होते हैं, 8 नीचे होते हैं। तो जो 8 जो है वर्टिकल वाले, जो वर्टिकल है ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको फाइल कहा जाता है, फाइल। और जो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल 8 होते हैं उन्हें जो रैंक कहा जाता है, रैंक। ठीक है, रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो 1857 में सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहाँ बना गया था, तो वो 3 जगह बना था, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से भाग में है, तो वो भाग 4 का ए में है। ठीक है, भाग 4 का ए में, 51 का ए में चर्चा की गई है, 51 का ए जो कि भाग 4 के ए में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसकी सिफारिश पे जो मौलिक कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है, ये है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें आप ज़रूर पढ़ लें। जैसे ये वाला पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना हो गया, या पर्यावरण संरक्षण करना हो गया, ये नंबर पूछ लिया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करना ये 7वें नंबर पे आ जाता है। जैसे ये 3रा नंबर भी पूछा जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, ये सब पूछा गया है। तो आप इन्हें ज़रूर याद करें और एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले।
नेक्स्ट पूछा है कि अक्टूबर 2022 में जो जम्मू कश्मीर की यात्रा पे कौन से मंत्री गए थे, तो वो अमित शाह गए थे 3 दिन की यात्रा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसून के ठीक पहले वेस्ट बंगाल में चलने वाली जो आंधी तूफान होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो उसे काल बैसाखी कहते हैं। जो मानसून से ठीक पहले जो पूर्व मानसून फुहार होती है उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे केरल में उसे आम्र वर्षा कहा जाता है और उसे फूलों वाली वर्षा भी कहा जाता है या कॉफ़ी वर्षा। जो चेरी ब्लॉसम है वो कर्नाटक में कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कहा जाता है। जो नॉर्वेस्ट होती है, नॉर्वेस्टर, ठीक है, ये याद रखें, नॉर्वेस्टर वो उड़ीसा में होती है हवा, नॉर्वेस्टर हवा। और नॉर्वेस्ट, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नॉर्वेस्ट कहाँ होती है, तो नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड में होती है। जो बोर्डो इचीला जो हवा होती है, बोर्डो इचीला, वो असम की हवा है, बोर्डो इचीला। तो ये मानसून से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हवाओं से, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था, तो वो 1983 में उसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस वर्ष के व्यक्ति को श्रमिक नहीं कहा जाएगा, कि वो लेबर नहीं है, तो यदि वो 14 वर्ष से कम का हो तो उसे लेबर नहीं माना जाएगा। तो हमने जो 11 जनवरी के जितने भी पूरे शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने देख लिया है। इसमें हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है, जिससे आगे वाली शिफ्टों में आने की क्वेश्चन की संभावना बनती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें जरूर। वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।